नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 30 जनवरी को मैंने अपने इसी चैनल पे आपको एक खबर दिखाई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मच सकती है। और मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अब अपनी ही पार्टी के प्रति मोह भंग होता जा रहा है। लोग हताश हैं, निराश हैं और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का क्रम शुरू हो चुका है। जो लोग विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां लेकर भोपाल आए थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे, वे सब अब भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो भी अब अपनी जो शख्सियत है उसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ तोड़ कर रहे हैं या उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में कुछ ऐसे लोगों की तैनाती की है जो कांग्रेस के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ विधायक भी जा सकते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता का भी नाम चल रहा है कि वो राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, वो राज्यसभा में भी चुने जा सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातें ये हवा में है, लेकिन ये केवल हवाई बातें नहीं है। ये लगातार हमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के या तो संपर्क में या उनके प्रति सद्भाव रखने लगे हैं। कांग्रेस में ऐसी क्या कारण है कि लोग घुटन महसूस कर रहे हैं? ये तमाम सारी बातों पे आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी से कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का क्या भविष्य रहेगा, वाकई जो प्रजातंत्र में एक विपक्ष होना चाहिए वो विपक्ष इतना कमजोर होना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भाई साहब। अब मैं सुधीर जी से बात करने से पहले बता दूं कि सुधीर जी वो शख्सियत हैं जिन्हें देख देख कर हम पत्रकार बने। हमारे लिए वो पिता तुल्य भी हैं और गुरु भी हैं, गुरु तुल्य भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह भगदड़ मच रही है कांग्रेस में, तो होगा क्या? विपक्ष कहाँ दिखाई देगा? रविंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। हम सब सहकर्मी हैं। वरिष्ठता के मान से, समयावधि के मान से मैं आपसे वरिष्ठ हूं और पत्रकारिता में पिता तुल्य होना या भीष्म पितामह होना या आचार्य होना एक बहुत कठिन बात है जिसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। खैर, आपने राजनीति की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले दिनों 3 राज्यों में फिर से सत्ता हासिल की है और अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद और उसके जरिए पूरे देश की राजनीति में, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में जिस तरह से राम रसायन के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगामी वर्चस्व का संकेत दिया है, जिसकी पुष्टि बजट से भी हुई है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक दिग्विजय की ओर अग्रसर है और उसमें उसके लिए सबसे बड़ा संबल राम मंदिर और सांस्कृतिक रेनेसा का है। हालांकि इसको मैं रेनेसा नहीं कहूंगा, एक तरह से पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। लेकिन आप मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के प्रसंग को याद करें तो आपको याद होगा कि मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस से उन्हें हद दर्जे की विरक्ति है, हद दर्जे का विरोध है, जबकि इसी कांग्रेसी राज में भारतीय जनता पार्टी फली फूली और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया हो। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए विदेश भेजा था। उसके बहुत पहले 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को, जब वो बहुत युवा सांसद थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कैलाश सारंग से लेकर अनेक नेताओं की इलाज में मदद की। तो उदारता, शालीनता और गरिमा के मान से मुझे लगता है कि कांग्रेस का आचरण सराहनीय रहा है। अब हम आपके उस मुद्दे पे आए। किसी भी देश की राजनीति में जहां लोकतंत्र है, विपक्ष के प्रति सम्मान होना चाहिए,
आदर होना चाहिए और असहमति और आलोचना को सहन करने की शक्ति भी होना चाहिए। जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा, राजनीति में सब स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। और हमने पिछले दिनों देखा है, और हाल के चुनाव के पहले जिस तरह से भगदड़ मची थी, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता कांग्रेस में गए थे, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। पराजय हताशा उत्पन्न करती है। कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हताश होना स्वाभाविक है। और जैसा कि भूपेश बघेल ने चुनाव की वेला में कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के 90 उम्मीदवारों का नहीं बल्कि 93 उम्मीदवारों का सामना करना पड़ा है। और वे 3 उम्मीदवार या 3 संगठन हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी। किसी भी पार्टी को खत्म करना मुझे नहीं लगता कि बहुत लोकतांत्रिक या मानवीय या उदारतापूर्ण आचरण है। आपके पास अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र लंगड़ा और निष्क्रिय हो जाएगा धीरे धीरे। आप ऐसा लगता है कि जगह जगह शिकार करने के लिए मचान बांध रहे हैं और शिकारियों की टोली को भेज रहे हैं, जबकि आपको चाहिए कि अगर विपक्ष लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों की राजनीति करता है तो उसको सम्मान दें और उसकी विचारणीय बातों पर विचार करके आचरण करें। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक या कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जाएं। कोई भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, संसाधन है, लोगों को देने के लिए प्रलोभन है। लेकिन जहां तक कमलनाथ की बात है, कमलनाथ का पिंड मूलतः कांग्रेस का पिंड है, जिसको मेटल बोलते हैं आप लोग, कांग्रेसी मेटल है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं या उनके पीछे पीछे और भी लोग जानते हैं, अगर बीजेपी में जाते हैं तो उसके पीछे उन परिस्थितियों का हाथ माना जाएगा जैसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उत्पन्न कर दिए हैं। तो उनके दबाव के तहत वह बीजेपी में जा सकते हैं। अन्यथा मुझे कोई कारण नहीं लगता कि कमलनाथ जैसा नेता, जो इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहलाता हो, संजय गांधी का साथी रहा हो, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। मतलब आप इस संभावना से तो इनकार नहीं कर रहे हैं ना कि वो नहीं जा सकते? ये कोई नहीं कह रहा है पक्के तौर पर कि नहीं जाएंगे, ये तय है। देखिए, किसी के बारे में आप नहीं या हाँ नहीं कह सकते, किसी भी नेता के बारे में। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अच्छा, उन्होंने भी इशारे में ये बात तो कही थी कि कोई किसी से बंधा नहीं है। देखिए, परिस्थितियां तय करती हैं कि आप राजनीति में किस दल में रहें, किस दल में नहीं रहें। वीरेंद्र पाटिल ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वही वीरेंद्र पाटिल उसके बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए। पूरे देश में अनेक उदाहरण है, आप देख लीजिए कि इस पार्टी से उस पार्टी में जाना। लेकिन पार्टी के भीतर की और पार्टी के बाहर की परिस्थितियां और दबाव और अन्य समीकरण यह तय करते हैं कि कोई बड़ा या छोटा नेता पार्टी छोड़ता है या नहीं। सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए छोड़ता है अगर, तो मुझे लगता है कि उस पर हम सिर्फ तरस खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता जाता है तो जाहिर है उसके पीछे परिस्थितियों का हाथ है और नेपथ्य में ऐसी कलें या ऐसी मशीन दबाई जा रही है, ऐसी रगें दबाई जा रही है, जिसके कारण वो आदमी पार्टी छोड़ने को बाध्य हुआ। एक बात ये भी तो है कि कमलनाथ जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस सम्मान के साथ उनको पद से हटाना चाहिए था या विदा होना चाहिए था, जिस तरह नए अध्यक्ष ने ज्वाइन किया, उनकी अनुपस्थिति में वो विदेश में थे, तो ये भी कुछ कारण बन सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कमलनाथ की पटरी नहीं बैठ रही है। हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या? और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए रविंद्र जी, कमलनाथ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया गया था। रियो डी जेनेरो के सम्मेलन में और अनेक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने शिरकत की। और मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में उनसे कद का कोई और नेता है। वो सिर्फ लगभग 1 साल मुख्यमंत्री रह सके। अगर उन्हें 15 साल या 5 साल या 10 साल मुख्यमंत्री के तौर पे मिले होते तो आप ये नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने के रास्ते पर अग्रसर तो छोड़ दीजिए, लगभग काफ़ी दूरी तय कर चुका होता। लेकिन जैसा कि आपने राजनीति में बात की, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को जितना
देना चाहिए उससे कम नहीं दिया है। और कमलनाथ ने भी कांग्रेस के लिए चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करने की भूमिका से लेकर बाद में अभी 2023 तक जितना किया है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परिस्थितियां उनको बाध्य भले ही कर दे, लेकिन कमलनाथ मन वचन कर्म से कांग्रेसी थे और कांग्रेसी ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं? अभी तो कांग्रेस का भविष्य फिलहाल अच्छा नहीं है। कांग्रेस को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, नए खून को, युवा तुर्कों को तरजीह देना चाहिए और जनता के मुद्दों पर सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने मूल्य, गांधीवाद का जो रास्ता है, मानवीय मूल्यों की जो लड़ाई है, नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसी में कांग्रेस का भविष्य निहित है। एक चर्चा है, ये अफवाह भी हो सकती है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी के कांग्रेस को एक राज्यसभा की सीट मिलने की संभावना है, हो सकता है कि इस गुणा भाग में वो सीट भी उनके हाथ से निकल जाए। ये संभावना है, अफवाह है, मैं इसको संभावना अफवाह ही मान रहा हूं। आप इसकी बात कहां तक देखते हैं इसको, क्या ये संभव है? देखिए, संभावना गलत निकलती है और कई बार अफवाह भी सच होती है। कोई कुछ नहीं कह सकता है और राजनीति तो ऐसे भी संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए। लेकिन संख्या या गणित को एक बार की छोड़ दें तो दलबदल, सेंधमारी, प्रलोभन, दबाव, उत्पीड़न, दमन, मुकदमेबाजी के जरिए किसी भी पार्टी के विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं या नेताओं को अपनी पार्टी में लाना लोकतंत्र के लिहाज से उचित, स्वस्थ और उपयुक्त नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। महात्मा गांधी जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे, कोई और पार्टी शुचिता की बात नहीं करती है। प्रमोद महाजन ने मुझसे कहा था कि हम पापियों के बीच संत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी इंदौर में रेजिडेंसी में मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि अब हम फाउल भी खेलने लगे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति सिर्फ फाउल नहीं बल्कि फाउल एंड फाउल एंड फाउल का पर्याय हो गई है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। दिग्विजय सिंह जी पूरे देश भर में इसको लीड कर रहे हैं, एक तरह से सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठ के सब बातें कर रहे हैं। तो ईवीएम के बारे में आपका क्या सोचना है? और लोग कांग्रेस को ये सुझाव दे रहे हैं कि आपको चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहिए, यदि ईवीएम खराब है तो फिर एक तरह से वॉकआउट करना चाहिए। क्या ये ठीक होगा इस समय वर्तमान परिस्थिति में? जैसे आपने बताया कि जो कुछ सत्तारूढ़ दल कर रहा है, क्या कांग्रेस को चुनाव से बाहर हो जाना चाहिए? देखिए, ईवीएम का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही विवादास्पद भी है। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि वो टेक्नोलॉजी के मान से बहुत ज़्यादा उन्नत राष्ट्र हैं। भारतवर्ष में लोकतंत्र है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अगर अनेक राजनीतिक दल ईवीएम पर शक करते हैं तो यह सत्तारूढ़ दल का फर्ज बनता है कि उनकी शंकाओं का निराकरण करे। सैम पित्रोदा जो संचार क्रांति के प्रणेता हैं, अगर वो ईवीएम को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से अपने बंगले पर ईवीएम का प्रदर्शन करके पत्रकारों के बीच ये कहा कि ईवीएम पर हम लोगों को शक है, उस पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि अगर शक है तो उसका निराकरण किया जाए। और बैलेट पेपर के जरिए अगर चुनाव होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे सबका समाधान होगा और ये पता चलेगा कि सत्ता में आने के लिए जो लोग लालायित हैं, जनता उसमें से कितना किसके साथ है। देखिए, इसमें कांग्रेस कांग्रेस बटी हुई है। दिग्विजय सिंह जी इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी की जो अध्यक्ष मैडम पाटिल आई थी, उन्होंने कहा नहीं, हमारा ईवीएम से कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है ईवीएम को लेके? आधे लोग कह रहे हैं कि ये ईवीएम गलत है और आधे लोग कह रहे हैं कि हमें कोई शक नहीं है। देखिए, कांग्रेस तो अपने जन्मकाल से लेकर कभी किसी मुद्दे पर एकजुट नहीं हुई है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे स्वराज हो, चाहे पूर्ण आज़ादी हो, चाहे सिविल कोड हो, कभी भी एकमत नहीं रही। कांग्रेस बड़ा प्लेटफॉर्म है, एकमत नहीं होगी। मुद्दा एकमत मत का नहीं है, मुद्दा ये है कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने के लिए और जनता ने जिसको वोट दिया है उस तक पहुंचने के लिए अगर किसी भी माध्यम पर संदेह पैदा हो रहा है तो उस संदेह को दूर किया जाए। मेरे इसी जवाब में सारी चीज़ों का उत्तर निहित है। एक अंतिम सवाल, क्या समय आ गया है कि अब गांधी परिवार को कांग्रेस से
किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब लगातार 90% चुनाव हार रहे हैं, तो उनको नहीं चाहिए कि अब नए लोगों को सौंप कर वो पीछे नेतृत्व में चले जाएं? नहीं, मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। गांधी परिवार की ओर इंगित करने का मुझे नहीं लगता कोई कारण है। और गांधी परिवार हो, सक्सेना परिवार हो, जैन परिवार हो, कोई भी परिवार हो, सारे परिवारों को अपनी इच्छा के अनुरूप राजनीति में भाग लेने का हक है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी परिवार को द्वयम मानना, किसी भी परिवार का तिरस्कार करना, किसी भी परिवार के खिलाफ उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें कोई औचित्य नहीं है। हर परिवार को, हर खानदान को, हर जाति को, हर संप्रदाय को राजनीति में भाग लेने का पूरा हक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी। आपने सुना उनकी नॉलेज कितनी गहरी है, और उन्होंने कहा है कि जो हालात इस समय दबाव के कारण से बनाए जा रहे हैं, कब कौन किस पार्टी में चला जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, उन्होंने इस बारे में ये जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय दिग्विजय, एक तरह से दिग्विजय यज्ञ की तरह सारे सब जगह कब्जा करना चाहती है राजनीति में, लेकिन विपक्ष भी होना बहुत आवश्यक है। और ये भी कि ईवीएम पर जो यदि शक किया जा रहा है, तो इसका समाधान देश को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप YouTube पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हम आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगते, लेकिन यदि आप हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।